जय हिंद दोस्तों। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस डेली करंट अफेयर वीडियो में हम देखेंगे एसएससी, डीपीसी और बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो 18 सितंबर 2020 के समाचार पत्रों में रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से आज की ये सीरीज और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली न्यूज जो आपके सामने है ये है दोस्तों, फोर्थ ग्लोबल आयुर्वेदा समिट। ठीक है, तो आयुर्वेद के नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि जिस तरीके से जब से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई है तब से वो लोग आयुर्वेद का प्रचार कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में अभी चौथा ये ग्लोबल आयुर्वेद समिट किया गया था जिसमें भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं वेंकैया नायडू जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको इसकी थीम याद करनी है, इसका विषय याद करना है जो था इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पेंडेमिक, यानी महामारी के दौरान आयुर्वेद के लिए उभरते अवसर। देखिए, आपको जानकर ये पता ही होगा कि इस समय जो भी कोरोना पीरियड चल रहा है उसमें जो भी मेडिसिन ट्राई की गई हैं, जो भी दवाइयाँ ट्राई की गई हैं, उनमें से अधिकतर दवाइयाँ जो हैं वो आयुर्वेद की तैयार की गई हैं। एलोपैथिक की अभी कोई वैक्सीन हमारे पास नहीं आई है, तो जो भी बचाव कार्य चल रहा है वो वस्तुतः आयुर्वेद का ही चल रहा है। तो इसी पर ये आयुर्वेद समिट बेस्ड है कि इस महामारी के दौरान जो आयुर्वेद है वो कितना अवसर है उसके पास जनता की सेवा करने का, लोगों की सेवा करने का, और कौन कौन सी औषधियां आयुर्वेद में हैं ऐसी जिनका प्रयोग हम इस महामारी में कर सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों पर इस समिट में चर्चा हुई है। अगर बात करें आंकड़ों के अनुसार तो इस शिखर सम्मेलन में लगभग 25 कंट्रीज यानी 25 कंट्रीज ने पार्ट लिया इसमें, और जो आयुर्वेद का हिस्सा बनना चाहती हैं या आयुर्वेद का प्रयोग करना चाहती हैं, चाहे वो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना हो चाहे किसी भी तरीके से, तो ऐसे 25 देशों ने और से ज़्यादा देशों ने इसमें भाग लिया। देखिए, इसमें चर्चा जो की गई है वो देखिए दो तरीके से चीज की गई है। आयुर्वेद को दो तरीके से हमने इसमें दिखाया है। एक तो पहला, आयुर्वेद के माध्यम से कैसे हम लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। जैसा कि आपने आयुष मंत्रालय के साइट पर देखा होगा, जो काढ़े कई प्रकार के उसमें बताए गए हैं जिसमें अलग अलग प्रकार की औषधियां और मसालों का प्रयोग करके जो इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करेंगे वो बताए गए हैं। इसी प्रकार आयुर्वेद में और क्या क्या है जिससे हम अपनी प्रतिरक्षा, हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, इस बारे में चर्चा की गई। और दूसरा, स्वास्थ्य के लिए भी चर्चा की गई कि आयुर्वेद का प्रयोग क्या है, हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए कैसे कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा की गई। देखिए, ये इस अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दो बातें आपको इसमें और ध्यान करनी है। इस फोर्थ ग्लोबल आयुर्वेदा समिट में अगर भारतीय एजेंसीज की बात करें तो कुछ भारतीय एजेंसीज इसमें रही समर्थित, तो वो कौन कौन सी थी एक बार देख लीजिए। एक तो इसमें सबसे पहली जो थी वो थी भारतीय उद्योग परिसंघ केरल, ये इसमें शामिल था। इसके अलावा जो हमारा आयुष मंत्रालय है वो इसमें शामिल था। इसके अलावा जो हमारा AMAI है यानी आयुर्वेद मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है वो इसमें शामिल थी। इसके अलावा AMMOI यानी भारत में जो आयुर्वेद चिकित्सा का निर्माता संगठन है वो इसमें शामिल था। इसके अलावा AHMA शामिल था। तो ऐसे ये चार हमारी जो एजेंसीज हैं वो इसमें शामिल थी जिन्होंने इस समिट का आयोजन कराया था। तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन कौन सी वो समिट हैं या कौन कौन सी वो एजेंसीज हैं जो इसमें शामिल नहीं थी। तो चार एजेंसीज का नाम आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ कुछ विदेशी संस्थाएं भी थीं जो इस समिट में रहीं, जिन्होंने इसको समर्थन दिया, अपना अपना इन्होंने पूरा आयोजन का समर्थन दिया। तो वो भी आप ध्यान कर लीजिए। जो अमेरिकन स्टेट है, तो अमेरिकन स्टेट में एसोसिएशन ऑफ स्विस आयुर्वेदा डॉक्टर्स एंड थेरेपिस्ट्स, ये स्विट्जरलैंड की शामिल रही थी। अमेरिका की बात करें तो नेशनल आयुर्वेदिक मेडिकल एसोसिएशन इसमें शामिल रही थी। इसके बाद बात करें तो नीदरलैंड की एक और एजेंसी थी जिसका नाम था एसोसिएशन फॉर आयुर्वेदिक मेडिसिन, ये भी इसमें शामिल रही थी। तो ऐसे तीन विदेशी संस्थाओं का भी इसको समर्थन प्राप्त था, आपको यहां से ध्यान में कर लेना है। एक इंपॉर्टेंट नाम यहां पे आया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का, तो ध्यान कर लीजिए। देखिए, आयुष मिनिस्ट्री को अभी 2014 में ही जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई थी, 9 नवंबर को इसको बनाया गया था, इसकी फॉर्मेशन की गई थी। इस समय देखें तो इस समय आयुष मंत्रालय का कार्यभार श्रीपद नाइक जी के हाथों में है, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं वो इस मंत्रालय के, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए, आयुष मंत्रालय की एक फुल फॉर्म भी है, एक यहाँ पर इसका पूरा नाम भी है, वो भी आप याद कर लीजिए। एक दो बार एग्जाम में क्वेश्चन ये बना है कि आयुष की फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, आयुष की फुल फॉर्म ये लिखी हुई है, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी। इसका मतलब क्या है, देखिए, A फॉर है आयुर्वेदा, ठीक है, Y फॉर है योगा, योगा और प्राकृतिक चिकित्सा, U फॉर है यूनानी, S फॉर है सिद्धा और H फॉर है होम्योपैथी। ठीक है, तो इस तरीके से पांच चिकित्साओं का इसमें प्रभाव है, पांच चिकित्साओं के बारे में गवर्नमेंट काम करती है। किस तरीके से उनका प्रयोग किया जाए व्यापार को बढ़ाने में, किस तरीके से इन पांचों का प्रयोग किया जाए स्वास्थ्य को बढ़ाने में, इसी तरह के प्रयास सरकार करती है आयुष मंत्रालय के द्वारा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है पहली न्यूज से।
अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला है इंडिया ज्वाइंस जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट। इसको आप यहां कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है और यहां से 2-3 क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, अभी 26 अगस्त को जिबूती आचार संहिता और जिद्दा संशोधन की उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। उसमें खास बात यह है कि भारत को उस समय एक पर्यवेक्षक के तौर पर, यानी एक ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल कर लिया गया है, ताकि वो भी जो जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट है वो क्या काम कर रहा है और किस तरीके से काम कर रहा है उसको देख पाए, उसको समझ पाए। तो ऐसा ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में बन सकता है कि भारत को अभी किस कंडक्ट में, यानी किस कोड ऑफ कंडक्ट में शामिल किया गया है। तो वो जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट है जिसमें भारत को अभी शामिल किया गया है एज अ ऑब्जर्वर, यानी एक पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल किया गया है। अगर बात कर लें जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट की, तो मैं आपको बता दूं कि ये 18 मेंबर स्टेट की एक ज्वाइनिंग है, एक ग्रुप है जिसमें 18 लगभग देश हैं। और ये सारे जो देश हैं ये ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका पर बेस्ड वहां के देश हैं, या फिर जो हमारा आईओआर है, इंडियन ओशन रीजन है, वहां के जो आइलैंड कंट्रीज हैं उनका ग्रुप है, या फिर इसमें जो गल्फ ऑफ एडन है या फिर जो रेड सी है, यहां पर जो देश हैं, ऐसे 18 देशों का एक समूह है जिसको नाम दिया गया है जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट। तो वो ग्रुप है। इसी ग्रुप में अगर देखें तो भारत के साथ साथ जापान, नॉर्वे, ब्रिटेन और अमेरिका, ये 5 देश ऐसे हैं जो इसके पर्यवेक्षक हैं, जो इसके ऑब्जर्वर हैं, जो देखते हैं कि ये ग्रुप कैसे काम करता है, क्या काम करता है और किस स्तर तक ये काम करता है। तो ऐसा ये ग्रुप है। आपको याद कर लेने हैं इसके ऑब्जर्वर और बाकी देशों के नाम जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। देखिए, अगर पूछे जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट क्या करता है, तो जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट का मेन काम है जो समुद्री डकैती है उसको रोक लेना। यानी जो समुद्र में डकैत हैं या जो वहां के डाकू हैं या जो वहां पे और भी जो परेशानियां रहती हैं, जो रॉबरी की परेशानी रहती हैं, शिप्स के अगेंस्ट जो रहती हैं, उनको रोकना, वहां को खत्म करना, चाहे वो लाल सागर में हो, चाहे वो बे ऑफ अदन में हो, चाहे वो हिंद महासागर के क्षेत्र में हो, इन सभी जगह पर ऐसी जो रॉबरीज होती हैं उनको खत्म कर देना, या जो रॉबरी करने वाले हैं उनको खत्म कर देना, ये इसका उद्देश्य है जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट का। ये 2009 में आपको बता दूं मैं स्थापित किया गया था। तो भारत को अभी इसी में ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल किया गया है, जो भारत के हिसाब से बहुत बड़ी बात हो सकती है। देखिए, अगर हम बात करें तो भारत एक पर्यवेक्षक के रूप में इसमें क्या करेगा, तो भारत केवल यही करेगा कि यहां पे जितने भी ये यहां के स्टेट हैं जो मेंबर्स हैं, इनके साथ मिलकर जो भारत का हिंद महासागर क्षेत्र है, यानी जो इंडियन ओशन है भारत का जो है, उसमें सुरक्षा समन्वय बढ़ाए, उसमें योगदान मिले, ताकि वहां पर जो भारत को चुनौतियां देखनी पड़ रही हैं उनसे भारत लड़ने में माहिर हो जाए। तो ऐसा भारत का इस समय रोल रहेगा कि वो इस ग्रुप का अधिक से अधिक उपयोग कर पाए अपने जो हिंद महासागर क्षेत्र है उसमें सुरक्षा बढ़ाने के लिए, उसमें कार्य करने के लिए, ताकि वो किसी भी तरह के दुश्मन से सुरक्षित हो सके। जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट की बात आई है तो इसके जो देश हैं उनके नाम एक बार देख लीजिए। यहाँ पर ये मैंने लिखे हैं, यहाँ पर इरिट्रिया है, इजिप्ट है, इथोपिया है, ओमान है, कोमरोस है, जॉर्डन है, जिबूती है, मालदीव है। ऐसे कई ये देश हैं जिनका मेन जो उद्देश्य है वो यही है कि अपने समुद्री क्षेत्र में जो डकैती है, जो डाकू है, जो रॉबरी है, उनको खत्म करना और उनको किसी प्रकार से उनका दमन करना, यही इनका उद्देश्य है। एग्जाम में बन सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे ऑड वन आउट में कि निम्न में से कौन जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट में है, कौन नहीं है। तो ऐसा आपको यहां से ध्यान कर लेना है। आगे बढ़ जाते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है ब्रिक्स एनएसए समिट। तो देखिए, ब्रिक्स का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपको याद करना है, बहुत जरूरी है। ब्रिक्स का नाम फेमस है 5 देशों के लिए, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। 5 देशों का एक ग्रुप है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ब्रिक्स की अलग अलग मीटिंग होती रहती हैं। कभी इनके फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, कभी इनके फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, कभी इनके जो लीडर्स हैं उनकी मीटिंग होती है। उसी सीरीज में अभी इनके जो एनएसएज हैं, जो 5 देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, उनकी एक समिट हुई थी जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा पर बात की गई थी। और इसी बैठक की अध्यक्षता जो की थी वो की थी रशिया ने, यानी रूस के द्वारा ये अध्यक्षता की गई थी इस समिट की। हालांकि इसमें भारत से अगर बात करें तो भारत से तो श्री अजीत डोभाल जी ही गए हैं जो एनएसए हैं भारत के समय, तो उन्होंने ही भाग लिया था वर्चुअल बैठक में। 17 सितंबर 2020 को यह बैठक अभी हुई थी। देखिए, इसमें जो बातचीत हुई है वो सुरक्षा और सहयोग संबंधी मुद्दों पर ही हुई होगी, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मीटिंग है। तो उसी एरिया में, उसी क्षेत्र में बात हुई होगी कि किस तरीके से 5 देशों को अपने क्षेत्रों में एक दूसरे का सहयोग करना है सुरक्षा के लिए, और कैसे वहां पर सुरक्षा को सिक्योर करना है। ये इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की गई है अपने इस मीटिंग में। तो ये आपको यहां से ध्यान में बातें रखनी है।
देखिए अगर इस मीटिंग की बात करें तो इसमें कुछ खास बातें वो हुई हैं जो आपको ध्यान में बहुत जरूरी रखनी होती हैं। देखिए एक तो इसमें बात की गई है बायो सेफ्टी की। जैसा कि आपने देखा कि इस समय महामारी ये शुरू हुई थी कोरोना, तो शुरुआत में कुछ पॉइंट ऐसे आए थे जिसमें कहा गया था कि ये चाइना की कॉन्स्पिरेसी है, चाइना का ये बायोलॉजिकल वॉर है, ऐसा कुछ कहा गया था। देखिए भले ही से चाइना का ये प्रोपेगेंडा ना हो, चाइना की ये चीज ना की गई हो, लेकिन भविष्य में ऐसा जरूर हो सकता है कि कोई भी देश जब किसी दूसरे देश से लड़े तो वहां पे बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज किए। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या टेक्निक होनी चाहिए या हम कैसे अपने आप को बायोलॉजिकल सेफ करें, इस पर बात हुई थी इस मीटिंग में। दूसरा साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी दूसरा सबसे बड़ा इशू इस समय सामने आ रहा है सभी देशों के लिए। तेजी से अटैक हो रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट्स पर, हमारे अकाउंट्स पर तेजी से अटैक हो रहे हैं दुश्मनों के। तो कैसे हम लोग अपने आप को साइबर रूप से सिक्योर करें, उस पर बात हुई। साथ में जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी है उसके लिए बात हुई, और जो काउंटर टेररिज्म है यानी आतंकवाद से रक्षा है, उस पर बातचीत हुई कि कैसे सभी देश आपस में एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं। इन सब मुद्दों पर यहां पर बात हुई थी। देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें दो देशों के नाम देखिए लिखे हुए हैं, एक इंडिया और एक चाइना। हम सभी जानते हैं कि इस समय इंडिया और चाइना के बीच में बहुत तल्ख माहौल चल रहा है, बहुत सीरियस मैटर चल रहा है। एक दोनों ही देश एक दूसरे को इस समय काउंटर कर रहे हैं। तो ऐसे क्षेत्र में, ऐसे माहौल में भी ये दोनों देशों के एनएसए मिले हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और काफ़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग ये बन जाती है, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में आ गई ब्रिक्स एनएसए समिट। तो आपको यहाँ से ये बातें ध्यान में रखनी है। दूसरी बात यह कि देखिए अब ब्रिक्स के बारे में बात कर लें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 5 देश हैं इसमें ब्रिक्स में, जो पांचों देश आपको याद रखने हैं। 2009 में इसको फॉर्म किया गया था। हालांकि इससे पहले भी ये था, उससे पहले केवल 4 देश थे इसमें, फिर 2009 में साउथ अफ्रीका को जोड़ दिया गया तो ये ब्रिक्स बन गया था। ये आपको ध्यान में बात रखनी है। इसी महीने की शुरुआत में इसी मीटिंग्स में, ब्रिक्स की मीटिंग में, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं श्रीमान एस जयशंकर जी, वो भी मिले थे ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में। और ऐसा पॉसिबल है कि अक्टूबर में जो इसके लीडर्स हैं जो पांचों देशों के, वो भी मिल सकते हैं, वो भी मीटिंग कर सकते हैं। अभी हालांकि उसकी कोई तारीख घोषित नहीं की गई है, बट ऐसे ही अनुमान है कि अक्टूबर में उनकी एक मीटिंग हो सकती है। तो ये आपको यहां से ध्यान में कर लेना है। आगे बढ़ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज आपको ध्यान करनी है। देखिए अपना जो वर्ल्ड बैंक है यानी जो अपना विश्व बैंक है, वो इस सूची को, इस इंडेक्स को जारी करता है, इशू करता है। और इस बार देखें तो 174 कंट्रीज को उन्होंने अपने सर्वे में लिया था। यानी ये जो लिस्ट है, जो इंडेक्स है, वो 174 कंट्रीज के बेसिस पर निकाली गई है, जो लगभग लगभग पूरे विश्व की 98% पॉपुलेशन को कवर करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो लगभग लगभग पूरे विश्व का एक सर्वे हो गया है इस ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के द्वारा। देखिए इस इंडेक्स में क्या है कि भारत का जो स्थान है वो इस बार 116 रहा है। लास्ट टाइम की बात करें तो लास्ट टाइम भारत का स्थान थोड़ा खराब था, अभी 116 हो गया है। भारत का जो स्कोर है इस सूची में वो भी बढ़ गया है। 2018 में भारत का स्कोर 0.44 था और अभी 0.49 हो गया है। ठीक है ना। तो देखिए यहां से क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो ये कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कुल कितने देशों पर की गई थी, 174 पर सर्वे किया गया था। भारत इस समय कौन से स्थान पर रहा है, तो 116 पर रहा है। और इस इंडेक्स को कौन जारी करता है, तो हमारा वर्ल्ड बैंक जो है वो इसको जारी करता है, जिसमें वो बताता है 3 बातों के बारे में। देखिए एक तो सर्वाइवल, कि लोगों का सर्वाइवल किस तरीके से हो रहा है, लोग जो जी रहे हैं वो किस तरीके से जी रहे हैं, किस स्तर पर जी रहे हैं, उनका सर्वे करता है। दूसरा जो हेल्थ और एजुकेशन है उसका लेवल क्या है किसी भी देश में, स्कूल्स का लेवल क्या है, हेल्थ का लेवल क्या है, या हेल्थ जो एजेंसीज हैं उनका लेवल क्या है, उनकी ग्रोथ क्या है, इस पर ये अपने डेटा देता है। तो 3 तरह के डेटा ये प्रोवाइड करता है, सर्वाइवल, हेल्थ और एजुकेशन। किसी भी कंट्री में इनकी क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है, उस पर ये अपना सारे सर्वेस करता है, विभिन्न पैरामीटर्स पर जांचता है और उसके बाद एक लिस्ट निकालता है जिसमें भारत को 116 स्थान पर रखा गया है 174 देशों में। हालांकि भारत बहुत पीछे है, भारत इतना आगे नहीं है, भारत में भी इतनी सही चीजें नहीं हुई हैं, परंतु फिर भी अगर देखें तो 2018 से भारत का स्कोर बढ़ गया है, 0.44 से 0.49 पहुंच गया है। तो ये एक तसल्ली वाली बात है कि भारत शायद ग्रोथ तो कर ही रहा है और आगे और भी करेगा। इसी रिपोर्ट ने एक बात देखिए कही, अभी पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो उसने सभी चीजों पर प्रभाव डाला है। तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि अगर देखें तो कोरोना से पूर्व जितने भी लगभग लगभग देश हैं, सभी ने बच्चों के विकास में लगातार बढ़ोतरी की है। हर देश में जो चिल्ड्रंस हैं उन पर कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है वो अधिक अधिक हुआ है। बट अभी कोरोना के पीरियड में तो कैपिटल रहा ही नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट कम हो गया है, बट लगभग लगभग बाकी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो ये भी यहां से एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आई।
दूसरा, इसने एक बात और भी कही है कि जो हमारी टोटल इनकम है उसमें 11 से 12% की कमी आई है। ये एक बहुत चिंता वाली बात है कि अगर पूरे वर्ल्ड में हमारी इनकम ही खत्म हो जाएगी तो हम डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री डाउन जाएगी, इंडस्ट्री डाउन जाएगी तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट होगा और फिर वो साइकिल और गड्ढे में चलती जाएगी। तो इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है सभी देशों को कि किस तरीके से इनकम को बढ़ाया जाए और किस तरीके से वापस पटरी पर लौट के आया जाए। देखिए, अगर ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की बात करें तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स मैंने बताया आपको वर्ल्ड बैंक इशू करता है और इसका मेन पर्पस यही है कि किसी भी इकोनॉमी में जो तीन चीजें हैं यानी सर्वाइवल, स्कूल और हेल्थ, इनके बेसिस पर सारे अपने आंकड़े दे, सारे अपने फैक्ट्स दे, जिससे जो हमारी इकोनॉमी है उसका जो प्रोफेशनल पोटेंशियल है वो समझ में आए कि कितना सिटीजन्स के पास पोटेंशियल है आगे बढ़ने का और कितना नहीं है। तो देखिए, दो चीजें हैं, एक होती है एचसीआई और एक होती है एचडीआई। दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। जो एचसीआई है, जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है, ये काम करता है तीन चीजों पर, सर्वाइवल, स्कूल और हेल्थ, इनके बारे में जो आंकड़े होते हैं वो बताता है। लेकिन जो एचडीआई है वो केवल और केवल पर कैपिटा इनकम को शो करता है कि किसी भी कंट्री में पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो ध्यान रखिए, जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है वो अधिक अधिक सटीक आंकड़े प्रोवाइड करा पाएगा इन कंपैरिजन टू एचडीआई। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसको हालांकि जो जारी करता है वो यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम इशू करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधे पूछता है कि एचसीआई को कौन इशू करता है तो वर्ल्ड बैंक, और एचडीआई को कौन इशू करता है तो यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको इशू करता है। वर्ल्ड बैंक की बात आई है तो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है तो वॉशिंगटन में है। वर्ल्ड बैंक के समय जो प्रेसिडेंट हैं वो डेविड मालपास हैं और इसका फॉर्मेशन जो हुआ था वो 1944 में इसको बनाया गया था। मकसद ये था कि पूरे विश्व में धन की आपूर्ति करना यानी मुद्रा की आपूर्ति करना यानी मनी सप्लाई को सही रखना, यही इसका मेन उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं अगले कुछ अंतरराष्ट्रीय खबरों पर। तो अंतरराष्ट्रीय खबरों में बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज है इप्सा फॉरेन मिनिस्टर वर्चुअल मीटिंग के बारे में। तो ध्यान करिए, देखिए इप्सा क्या है, ये इसको समझ लीजिए। इप्सा जो है ये तीन देशों का एक ग्रुप है जिसमें आई फॉर इंडिया, बी फॉर ब्राजील एंड एस ए फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, ब्रिक्स में देखिए, ब्रिक्स में भी तीनों देश थे, ब्रिक्स में भी इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका है और यहां पर तीनों का अपना अलग एक ग्रुप चल रहा है, इप्सा। ठीक है, तो अभी इप्सा जो ग्रुप है इसी के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी एक मीटिंग हुई थी जिसमें हमारे जो एस जयशंकर साहब थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था 16 सितंबर 2020 को। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीडियम थी, आपको समझ में आना चाहिए। अगर हम बात करें तो बाकी दोनों लोग भी थे। अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका की तो साउथ अफ्रीका के जो इस समय अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशंस एंड कॉर्पोरेशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका हैं, जिनका नाम है मिस ग्रेस निलडी मेंडिसा पंडोर, वो भी इसमें शामिल थी। और इसके अलावा जो हमारे साउथ उसकी बात करें, ब्राजील की बात करें तो ब्राजील से हमारे जो है एम्बेसी फेबियो मर्जानो, ये भी इसमें शामिल हुए थे। तो इन तीनों ने मीटिंग की थी और फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग थी, तो उसी के संबंध में यहां पर बातचीत की गई थी। अगर मोटी मोटी बात करें तो दोनों ही मंत्रियों ने, तीनों ही मंत्रियों ने इसमें जो वर्ल्ड पीस है उसके बारे में बात की थी, या सिक्योरिटी इश्यूज जो हैं उनके बारे में बात की थी, जो जो काउंटरिंग टेररिज्म है या क्लाइमेट चेंज है, तो ऐसे कुछ विशेष मुद्दों पर बात की थी और किस तरीके से तीनों देश आपस में एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, चाहे वो डिसआर्मेंट हो, चाहे वो मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम हो, चाहे वो नॉन प्रोफिलेशन इश्यूज हो, ऐसे कोई भी इश्यूज हो, उन सभी पर किस तरीके से लोग आपस में सहायता कर सकते हैं, आपस में सहयोग कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, तो उन पर ही इस मीटिंग में बातचीत हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, इसमें एक बात और भी कहा गया था कि जो वैश्विक दक्षिण का साझा प्रयास है, यानी जो दक्षिण के देश हैं उनमें कैसे सुधार हो, उनमें कैसे साझा सहयोग बढ़ा जाए, तो इन सब मुद्दों पर इसमें बातचीत की गई थी। यहां से जो इंपॉर्टेंट है वो है इप्सा के बारे में इंफॉर्मेशन। देखिए, मैंने पहले बताया कि तीन देशों का ये एक त्रिपक्षीय ग्रुप है, यानी एक ट्रिपेट ग्रुप है, जिसकी फाउंडेशन की गई थी 2003 6 जून को बना था। ब्राजील यानी उसकी जो राजधानी है ब्राजीलिया, वहां पर इसको स्थापित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। तीन देशों का ग्रुप है इप्सा, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। आगे बढ़ जाते हैं, एनवायरमेंटल मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ G20। देखिए, आज का पूरा डेटा जो है वो मीटिंग पर ही बेस्ड है। इतनी सारी मीटिंग हुई हैं कि सारे जो मीटिंग्स हैं वो आपको ध्यान में करनी है, अलग अलग मीटिंग ध्यान में करनी है। कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए एक एक करके आपको पढ़ना है ये कि कौन सी मीटिंग कहाँ हुई है और कौन सी मीटिंग में क्या क्या बातें हुई हैं। तो नेक्स्ट मीटिंग की बात कर लेते हैं, एनवायरमेंटल मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ G20 यानी ग्लोबल 20 की बात की गई है। ग्लोबल 20 की यहाँ पर मीटिंग हुई थी जिसमें ग्लोबल 20 के जो देश हैं उनके एनवायरमेंट मिनिस्टर शामिल
हुए थे और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने जो विचार हैं, अपने जो थॉट्स हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया था, उनको बताया था एक दूसरे को, वहां पे ट्रांसफर हुआ था ये सारी बातें। अगर देखें तो इस मीटिंग में जो मेन इश्यूज थे वो एग्रीकल्चर रहा था, एंटी करप्शन रहा था, या जो क्लाइमेट चेंज है वो रहा था, डिजिटल इकोनॉमी पर इन्होंने बातचीत की थी, जो एम्प्लॉयमेंट है उस पर बातचीत की थी। तो ऐसे कई सारे मुद्दों पर इस मीटिंग में बातचीत की गई थी। जो मुख्य मुद्दा था वो तो क्लाइमेट और एनवायरमेंट से ही संबंधित होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, बाकी चीजों पर साथ में बात की गई थी। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने जो अपनी बात रखी थी तो उस बात में इन्होंने फोकस किया था कि कैसे इंडिया ने एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन है, या फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन है, या वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन है, तो उसमें इंडिया ने कितने अच्छे से काम किया है। उस बातों को अपने जो यूनियन मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने इस मीटिंग में रखा। कैसे हम लोग पॉल्यूशन से लड़ रहे हैं, कैसे हम लोग जो कोरल रीफ है उसके मैनेजमेंट में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कैसे जो क्लाइमेट चेंज है उसको हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, उसको बैलेंस कर रहे हैं, इन सब बातों पर इंडिया के क्या कदम रहे हैं, उन सबको बताने का प्रयास केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस मिशन में किया। हमारा जो नेशनल कोस्टल मिशन चल रहा है इस समय, उस नेशनल कोस्टल मिशन के तहत मैं आपको बता दूं कि हमने जो कोरल रीफ है उसको बचाने का प्रयास किया है। उसको बचाने के लिए जो भी काम कर सकते हैं हम लोग, वो हम लोग कर रहे हैं। तो उसके लिए भी इस मीटिंग में बताया गया कि कैसे भारत सरकार ने जो प्रवाल भित्तियां हैं उनकी सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं अपने प्रोग्राम नेशनल कोस्टल मिशन के तहत। तो ऐसी बातें यहां पर की गई थी। आपको ध्यान रखना है कि सऊदी अरब के राष्ट्रपति जो थे उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी G20 मीटिंग, क्योंकि 2020 के लिए वही सऊदी अरब ही जो है वो G20 का अध्यक्ष है, G20 का होस्ट कंट्री है, और वही इसका अध्यक्ष है। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर जो बैठक में एक विषय उठाया गया था वो था रिड्यूस द लैंड डिग्रेडेशन एंड कोरल रीफ प्रोग्राम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के बाद यहां पर उसकी प्रशंसा की गई थी, किस तरीके से हमने जो लैंड का डिग्रेडेशन है उसको कम किया है, और किस तरीके से कोरल रीफ प्रोग्राम को हम चला रहे हैं, तो उसकी यहां पे काफी प्रशंसा की गई, काफी उसको लॉन्च करने के बाद उसकी प्रशंसा की गई थी। ये आपको प्रोग्राम का नाम यहां पर ध्यान में रखना है। इसी प्रकार कैसे हम लोग आगे लैंड डिग्रेडेशन को कम करने के लिए अपना इंफ्रा मजबूत कर सकते हैं, उन पर भी यहाँ पर जो 20 सदस्य देश हैं उनकी बीच में बात हुई थी, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। G20 की बात करें तो मैंने पहले ही बताया आपको, G20 19 देशों के साथ साथ यूरोपियन यूनियन को मिलाकर 20 मेंबर्स का एक ग्रुप है, जिसमें 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। इसके अगर चेयरमैन की बात करें तो अभी 2020 के लिए होस्ट कंट्री सऊदी अरब है, तो वहां के जो सलमान है, वहां के जो किंग हैं, किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, वही इसके इस साल के अध्यक्ष हैं, वही चेयरमैन है, आपको ध्यान रखना है। और इसकी अगर फॉर्मेशन की बात करें तो 1999 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी 26 सितंबर को। विश्व की सबसे बड़ी 20 इकोनॉमी का एक ग्रुप है, इकोनॉमिक का जो बड़ी बड़ी इकोनॉमिक्स रहती हैं उनका ग्रुप है, ताकि वो लोग इस बात कर रहे हैं कि बाकी विश्व को कैसे चलाना है, कैसे उसका कल्याण करना है, इस पर बात करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया था। आगे बात कर लेते हैं, अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। तो अपना घर ड्रीम्स एक आईसीआईसी बैंक ने स्कीम शुरू करी है, माइक्रो प्लान है एक तरह का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेस्ड है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के जो एम्प्लॉइज हैं उन पर। यानी भारत के जो असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनके लिए एक होम लोन की स्कीम प्रोवाइड की है आईसीआईसी ने, जिसका नाम रखा है अपना घर ड्रीम्स। ठीक है ना। तो इस योजना में होगा क्या, देखिए, जो भी असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी जो इनकम है, उसकी जो आय है वो बहुत कम होगी। जब आय कम होगी तो उसका बैंक बैलेंस कम होगा, और बैंक बैलेंस अगर कम होता है तो आपको मालूम होगा कि बड़े बड़े लोन यहां पर नहीं मिल पाते। तो ऐसे ही जो हमारे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, यानी ईडब्ल्यूएस है, या फिर जो हमारे एलआईजी ग्रुप्स हैं, या जो मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं, इन सब के लिए ये आईसीआईसी ने एक लोन स्कीम शुरू की है, जिसमें उन्हें होम लोन के तहत एक लोन मिल सकता है। कितना लोन मिल सकता है, लगभग 5 लाख या उससे भी ज्यादा का लोन वो इस स्कीम के तहत अपना घर बनवाने के लिए ले सकते हैं। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, अगर उन्हें इस स्कीम के तहत 5 लाख रुपए का लोन चाहिए तो कोई भी ऐसा व्यक्ति इस स्कीम के तहत लोन ले सकता है जिसके अकाउंट में कम से कम 1500 रुपए हो। ठीक है, अब देखिए कितना आसान हो गया। कोई भी जो मिनिमम इनकम वाला है या मिडिल इनकम वाला है, अगर उसके बैंक अकाउंट में 1500 रुपए भी हैं तो भी उसको 5 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा अपना घर बनवाने के लिए। तो ये आईसीआईसी बैंक ने काफी अच्छी योजना शुरू करी है। दूसरा, अगर 5 लाख रुपए से अधिक का आपको लोन चाहिए तो मात्र आपके अकाउंट में होने चाहिए 3000 रुपए।
अगर 3,000 रुपए आपके अकाउंट में है तो आपको 5 लाख से ऊपर का लोन मिल जाएगा, वो भी आपके लिए पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो काफी बहुत ईजी एक योजना बनाई है आईसीआईसीआई बैंक ने। जितने भी असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, यानी जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले जो हमारे लेबर है, उनके लिए बहुत अच्छी योजना है। हालांकि इसमें जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका भी प्रयोग किया जाएगा, उसके तहत भी जो सब्सिडी मिलनी है वो भी इसमें दी जाएगी, तो उसका फायदा भी लोगों को यहां पर मिल जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अपना घर आईसीआईसीआई, और कितना रुपया होना चाहिए, 1500 या 3,000। 5 लाख है तो 1500 चाहिए और उसके ऊपर 3,000 रुपए चाहिए। देखिए इस होम लोन में एक खास बात और भी है कि यहां पर आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। यहां पर आपके पास अगर पैन कार्ड है या आधार कार्ड है और लास्ट 6 मंथ का जो बैंक स्टेटमेंट है, केवल यही 3 चीजें आपको शो करनी है। इन्हीं 3 चीजों को दिखाने के बाद आपको लोन यहां से मिल जाएगा। बस यहां पे एक बात ध्यान रखना है आपको कि कुछ चीजें हैं जिनको यहां पर मेंशन किया गया है, यानी किन किन लोगों को इस स्कीम का फायदा मिल पाएगा, तो उनके बारे में लिखा हुआ है। चाहे वो कारपेंटर्स हो उनको मिल जाएगा, प्लम्बर्स हो उनको मिल जाएगा, इलेक्ट्रीशियंस को मिलेगा, टेलर्स को मिलेगा, या जो हमारे व्हाइट वॉशर्स ऑफ हाउस हैं उनको मिल जाएगा, या इसके अलावा जो हमारे ऑटो मैकेनिक्स हैं या मैन्युफैक्चरिंग मशीन ऑपरेटर्स हैं, कंप्यूटर मैकेनिक्स हैं, आरओ रिपेयर टेक्नीशियंस हैं, स्मॉल बिजनेसमैन हैं। ऐसे जो लोग हैं जो असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, जो अनऑर्गेनाइज क्षेत्रों में काम करते हैं, इन सभी को यहां से इसका फायदा मिलेगा और यहां से वो इसका फायदा लेकर अपना घर बनवा सकते हैं। तो काफी अच्छा प्लान है आईसीआईसीआई बैंक का, ये आपको यहां से ध्यान में रखना है। आगे बढ़ जाते हैं अगले न्यूज की तरफ। एशिया गेम चेंजर अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया गेम चेंजर अवार्ड जो 2020 में मिला है भारत के विकास खन्ना जी को। इन शेफ का फोटो आपने कई जगह न्यूज में देखा होगा, बहुत जाने माने शेफ हैं और बहुत ही बढ़िया शेफ हैं। इस समय मैनहट्टन में ये रहते हैं हालांकि, लेकिन अभी इंडियन हैं और इंडिया के लिए काफी काम करते हैं। तो इन्हीं को मिला है एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए। ठीक है, अब क्यों मिला है और किसने दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो एशिया गेम चेंजर अवार्ड है, ये एक अमेरिकन सोसाइटी है जिसका नाम है एशिया सोसाइटी। है अमेरिकन लेकिन नाम है एशिया सोसाइटी। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसी का काम है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना और ऑनर देना जो सच्चे लीडर्स हैं, जो वाकई में काम करते हैं जनता के लिए। ठीक है, इतने सारे एनजीओ दुनिया में खुले हुए हैं, हजारों करोड़ रुपया वो देते हैं, लेकिन फिर भी सारी दुनिया में वो काम नहीं कर पाते क्योंकि वो अच्छी तरीके से काम नहीं करते। और कुछ नाम ऐसे हैं जो अपने छोटे से लेवल पर ही बहुत अच्छा काम करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के पीरियड में एक हमारे फिल्म अभिनेता है सोनू सूद, उन्होंने अपने स्तर से कितना अच्छा काम किया। ठीक है, तो ऐसे ये विकास खन्ना जी हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया कोरोना पीरियड में। काफी लोगों को खाना पहुंचाया, मैसिव फूड डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने ड्राइव किया था। इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे, बहुत दूर रह रहे हैं, मैनहट्टन में रह रहे हैं, उसके बाद भी भारत में इन्होंने इतने बड़े पैमाने पर सहायताएं दी हैं कोरोना पीरियड में। उसी को देखते हुए इनको एशिया गेम चेंजर अवार्ड मिला है एशिया सोसाइटी की तरफ से, जो अमेरिकन है। ठीक है ना। देखिए एक बात और भी है कि एशिया सोसाइटी ने 2020 में, ये अकेले नहीं है विकास खन्ना जी जिनको एशिया गेम चेंजर अवार्ड दिया है, इसके साथ साथ 5 लोग और भी हैं, कुछ कुल मिला के 6 लोग ऐसे हैं जिनको ये प्राइज मिला है। उनके नाम मैंने देखिए यहाँ पे लिखे हैं। एक तो जो बहुत फेमस सेलिस्ट हैं जिनका नाम है यो यो मा, ठीक है, इनको ये प्राइज मिला है। साथ में एक टेनिस चैंपियन है जापान की नाओमी ओसाका, इनको मिला है। कोरियन बॉयन बैंड बीटीसी है, इनको मिला है। प्रोड्यूसर्स हैं ऑस्कर विनिंग जो पैरासाइट है मूवी, उसके जो प्रोड्यूसर हैं जिनका नाम है माइक ली, उनको मिला है। इसके अलावा जो बिजनेस लीडर हैं या फिलैंथ्रोपिस्ट हैं जिन्हें बोलते हैं जो एंड कैलेरा, इन दोनों को मिल गया है। तो ऐसे 6 लोगों को यह प्राइज मिला है एशिया गेम चेंजर अवार्ड, जिसमें विकास खन्ना जी एकमात्र भारतीय हैं। तो ऐसा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके एग्जाम में विकास खन्ना के बारे में ना पूछा जाए, आपसे पूछे कि एशिया गेम चेंजर अवार्ड किसको मिला और ऑप्शन में विकास खन्ना हो ही ना, ऑप्शन में इन 6 में से कोई एक आ जाए, है ना, तो वो भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो अगर हम बात करें विकास खन्ना जी की, तो लगभग 35 मिलियन मील्स इन्होंने प्रोवाइड कराए थे लॉकडाउन के पीरियड में। इसके साथ साथ जो लगभग 5 लाख स्लीपर्स इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करवाई थी, लगभग 3.5 मिलियन सैनिटरी पैड्स भी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करवाए थे, 2 मिलियन मास्क डिस्ट्रीब्यूट करवाए थे, और इसके अलावा भी बहुत सारी इसेंशियल सप्लाईज इन्होंने कराई थी अक्रॉस हंड्रेड्स ऑफ द सिटी ऑफ इंडिया, यानी 100 से अधिक सिटीज में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कराया था। तो बहुत बढ़िया काम करा था। ऐसे हमारे पास लीडर्स होने चाहिए, ऐसे परोपकारी लोग होने चाहिए जिनकी वजह से दुनिया चलती है, जिनकी वजह से लोग अपना चैन से सोते हैं और चैन से जागते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम था, आपको ध्यान कर लेना है अपने एग्जाम के लिए। एशिया गेम चेंजर अवार्ड विकास खन्ना। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। आजादी एक बुक है, जाना माना नाम है, अरुंधति रॉय बहुत
कंट्रोवर्सी में रहती हैं, हमेशा विवादों में इनका नाम आता है, लेकिन बहुत बढ़िया राइटर हैं और एक लेखिका भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं। सामाजिक न्याय और आर्थिक असमानता से जुड़े मुद्दों पर इनका मेनली रहता है। यानी इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं या इनके जो लिटरेचर है, चाहे कुछ भी चीज़ें हों, वो हमेशा फोकस रहती हैं जो भी सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक इक्वलिटी से जुड़े हुए जो मामले होते हैं उन्हीं पर इनका सारा फोकस रहता है। और इसीलिए थोड़ा सा ये विवादों में भी रहती हैं, काफ़ी जानी मानी हैं, हमेशा पॉलिटिकली भी एक्टिव रहती हैं और तरीके से एक्टिव रहती हैं। तो इन्हीं की एक बुक है आज़ादी, जो अभी लॉन्च इन्होंने की है। देखिए इस आज़ादी बुक में है क्या, इसमें जो एसेज हैं उसमें इन्होंने क्या किया है, जो इस समय फ्रीडम घट रही है, हमको लग रहा है बहुत सारे समाज के वर्ग ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि उनकी फ्रीडम उनसे छीनी जा रही है, उनके बोलने का अधिकार छीना जा रहा है, उनका काम करने का अधिकार छीना जा रहा है। यानी जहां पर जो जो ऑथोराइजेशन बढ़ रही है ना, उसको देखते हुए जो हमारी फ्रीडम छीनी जा रही है, उस पर इन्होंने अपने एसेज यहां पर लिखे। साथ ही साथ जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर की बात करें, चाहे पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, वहां पर जो भाषा का प्रयोग है या रोल ऑफ फिक्शन है या अल्टरनेटिव इमेजिनेशंस हैं, उन पर इन्होंने अपना पूरा जो फोकस है वो यहां पर रखा है इस बुक में। और जैसे अपने पोस्टर में देख रहे हैं, फ्रीडम, फासिज्म और फिक्शन, ऐसे 3 शब्द लिखे हुए हैं। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि पूरी बुक में क्या इन्होंने लिखा होगा, किस तरह की बात इन्होंने की होगी। तो अरुंधति राय बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, बहुत फेमस राइटर हैं। 1997 में इनको बुकर प्राइज मिला था इनकी बुक के लिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उसके लिए इनको बुकर प्राइज मिला था 1997 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 2002 में लंदन फाउंडेशन के द्वारा जो प्राइज मिलता है, जिसका नाम है कल्चरल फ्रीडम प्राइज, ये भी इनको मिल चुका है 2002 में। तो काफी फेमस हैं अपने वर्ल्ड में और इस भारत में भी, आपको यहां से ध्यान रखना है। आजादी बुक का नाम है, राइटर हैं अरुंधति रॉय। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की आज के। तो देखिए ये आपको अर्थ दिख रही है और अर्थ में आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की। देखिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर जनरली क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन ही जाता है। इनको हिंदी में कहते हैं अक्षांश और देशांतर। तो इसमें से हम बात करेंगे कि क्या यहां से आपको याद रखना है, कौन कौन से क्वेश्चन आपको यहां से ध्यान में रखने हैं। देखिए वैसे तो अक्षांश और देशांतर काफी होते हैं, बट आपको ये 5 लैटिट्यूड ध्यान में रख लेने हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? एक तो देखिए इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब हम सभी जानते हैं, जो भूमध्य रेखा हमारी होती है, जिसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, यानी विषुवत रेखा इसको बोल देते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं, देखिए वो इनके अक्षांश पूछ लेता है, पूछ लेगा आपसे कि इक्वेटर का जो लैटिट्यूड है वो कितना है, तो 0 डिग्री। या फिर ये दूसरा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीचों बीच में जाती है कर्क रेखा। पूछ लिया आपसे कई बार कि कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो लैटिट्यूड है वो कितना है, तो देखिए लिखा हुआ है 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ये रेखा है। ऐसे ऊपर हमारा ये आर्कटिक वृत्त है, जो कि 66.5 डिग्री पर है, आर्कटिक वृत्त, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे फिर नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे फिर से 23.5 डिग्री, देखिए ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है और ये 23.5 डिग्री साउथ है, ये आपको ध्यान रखना है। जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है वो है कर्क रेखा, और जो 23.5 डिग्री साउथ है वो कौन सी होती है? मकर रेखा होती है, जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा। और इसी प्रकार जो ये साउथ वाला है इसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आप कई बार अक्षांश पूछ लेगा, कई बार अक्षांश दे देगा आपसे और इनके नाम पूछ लेगा। तो ऐसे 5 कम से कम ये आपको लैटिट्यूड ध्यान में रखने हैं। दूसरे क्वेश्चन जो यहां से हमारे एग्जाम में आते हैं वो आते हैं देशों के नाम। आपसे पूछ लेगा कि बताइए निम्न में से कौन सा देश ऐसा है जो इक्वेटर पर है, या बताइए कि इक्वेटर पर शामिल देश कितने हैं, ये कौन कौन से हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आए हैं, आपको ऑड वन आउट चूज करने होते हैं, कौन से देश इक्वेटर पर हैं, कौन से देश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है, ऐसा कुछ करके आपको करना होता है। तो एक मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है आप लोग के लिए। देखिए अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ की बात करें, तो देखिए यहां पर ये देश हैं मैक्सिको, बहामास, या आपके माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, बांग्लादेश, इंडिया, ऐसे बहुत सारे ये देश हैं जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर हैं, यानी 23.5 डिग्री पर ये वहां पर शामिल हैं। तो ये आपको यहां से ध्यान में रखना है, ठीक है ना। देखिए 26 नहीं है, ये 33 है, इसको सही कर लीजिएगा, 33 है ये, और ये भी 33 है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान कर लीजिएगा, 30 यहां पर होता है, जो भी हाफ का मतलब डिग्रीज में कितना होता है, 33 मिनट ही होता है, ये आपको ध्यान करना है। तो 23 मिनट्स पर कौन सा है, ये बहामास, जो बांग्लादेश है वो है। ऐसे जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर आएंगे, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर भी ये सारे देश लिखे हुए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यहां से आप इसको ध्यान में कर लीजिएगा, ताकि आपके पास आगे तक ये देश बने रहें और आपको यहां से याद करने में आसानी हो, ठीक है।
देखिए आर्कटिक सर्कल की अगर बात करें, यानी जो हमारा आर्कटिक वृत्त है, इसके देश आपको जरूर याद करने हैं। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। यहां पर देखिए 3 से 6 देश हैं जो आपको याद करने हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, अमेरिका, कनाडा और डेनमार्क और आइसलैंड। ऐसे 8 देश हैं जो अपने आर्कटिक सर्किल पर हैं। इनको आप ध्यान कर लीजिएगा। इनका लैटिट्यूड भी जरूर याद करिएगा। लैटिट्यूड पूछा जाता रहा है एग्जाम में, तो जरूर याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार जो अंटार्कटिक है, इसको आपको ध्यान करना है। अंटार्कटिक पर देखिए जितने भी टेरिटरीज हैं, उन सब पर जो हिस्सा है वो इन्हीं सब देशों का है। तो अंटार्कटिक के आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते, केवल आर्कटिक के और इक्वेटर के देश आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। आर्कटिक पर कौन कौन से देश हैं, तो मैंने 8 बताए। और इक्वेटर के भी ये सारे देश प्लीज याद कर लीजिएगा। यहां से भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं और कई बार बने हैं, चाहे वो इक्वाडोर हो, कोलंबिया हो, ब्राजील हो, या फिर गैबोन हो, या रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो। यहां से कई बार क्वेश्चन ऑड वन आउट में आ जाते हैं कि निम्न में से कौन से देश इक्वेटर पर हैं और कौन से नहीं हैं। ये आप यहां से ध्यान कर लीजिएगा। लैटिट्यूड की बात कर लिए है। ऐसे ही पृथ्वी पर कुछ लॉन्गिट्यूड होते हैं जिनकी बात कर लेते हैं। लॉन्गिट्यूड भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो 2 लॉन्गिट्यूड इंपॉर्टेंट है जिसकी आपको बात करनी है। देखिए एक को हम कहते हैं, ये वाला जो आपको आगे दिख रहा है, ये है प्राइम मेरिडियन इसको बोलते हैं, यानी प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं। और जो पीछे वाली डॉट डॉट लाइन दिख रही है, इसको हम लोग बोल देते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इन दोनों के बारे में आपको ध्यान यहां से कर लेना है। दूसरी मैंने भारत की यहां पे 2 लाइन शो करी हैं। एक तो ये भारत का प्राइम मेरिडियन है जो भारत के समय बताता है, और ये भारत के बीच में जाने वाली वो कर्क रेखा है जिसकी मैं बात आगे करूंगा। तो आपको ये 4 पंक्तियां और याद करनी है। 2 लॉन्गिट्यूड पृथ्वी के संबंध में, पृथ्वी की मानक समय रेखा यानी टाइम मेरिडियन ऑफ अर्थ जो है वो ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और जो इंटरनेशनल डेट लाइन है यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, वो ये वाली है जो पीछे से आती है। इसी प्रकार अगर भारत की बात करें तो भारत की जो मानक समय रेखा है, भारत का जो टाइम मेरिडियन है, वो है ये 82.5 डिग्री पूर्वी लॉन्गिट्यूड यानी पूर्वी देशांतर। और जो भारत के बीचों बीच में जाती है वो रेखा है कर्क रेखा। इन सभी के बारे में आगे हम लोग बातचीत करते हैं। देखिए अगर हम लोग प्राइम मेरिडियन की बात करें तो प्राइम मेरिडियन किन किन देशों से होकर गुजरता है, उनके नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। वो यूके है, फ्रांस है, स्पेन है, अल्जीरिया है, माली है, बुर्किना फासो है और टांगो एंड घाना। तो ये देश हैं जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पर स्थित हैं, जिनके बीच में से हमारी जो रेखा है वो गुजरती है। इसको आपको करना है। बाकी जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, देखिए ये जो हमारा पैसिफिक मिड पैसिफिक ओशन है, मध्य प्रशांत महासागर है, ये यहां से गुजरती है। इसको आपको ध्यान कर लेना है। अब एक क्वेश्चन मैं यहां से आपको दे रहा हूं। देखिए हमारी जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, इसको कई जगह से पृथ्वी पर मोड़ा गया है। तो आपको ये पता करना है और कमेंट करना है कि वो कहां कहां से मुड़ी हुई है, कहां कहां से उसको बेंड किया गया है। ये आपको पता करना है। ये क्वेश्चन का कमेंट आप इसी वीडियो के नीचे लिंक में करेंगे। कमेंट में मैं देखूंगा कि कौन कौन लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसका उत्तर फाइंड आउट किया है, जिन्होंने इसका उत्तर पाया है। तो पता करके लाना है आपको और इसमें कमेंट करना है। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये लाइन कहां से मोड़ी गई है। देखिए ये जो 2 क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको तो आप जरूर याद कर लीजिए। अभी के अभी इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको रख लीजिए अपने पास, याद कर लीजिए। कई बार एग्जाम में आया है कि हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी हमारी जो कर्क रेखा है, वो भारत में किन किन राज्यों से होकर गुजरती है या किन किन राज्यों से वो जाती है। तो ध्यान कर लीजिए 8 राज्य हैं जहां से होकर गुजरती है। मैंने आपको दिखाया था अभी, देखिए ये 8 राज्य मैंने आपको दिखाए। एक है अपना गुजरात, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है राजस्थान। ठीक है, 3 याद हो गए, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इसके बाद देखिए 3 ये छोटे छोटे हैं, यहां पर ये वाले छोटे छोटे देश हैं। ये वाले देखिए, ये छोटे छोटे देश हैं। देखिए ये वाले जो छोटे छोटे देश हैं, ये जो हैं ये 3, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ठीक है, 3 और 3 6 और 2 देखिए ये वाले देश हैं जो आपको दिख रहे हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो ऐसे 8 प्रदेशों से हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, वो गुजरती है। कौन कौन से हुए? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और इसके बाद मिजोरम और त्रिपुरा। तो ऐसे 8 स्टेट हैं जहां से गुजरती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ऐसे ध्यान कर लेना है। ऐसी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है यानी जो भारतीय मानक समय रेखा है, वो कुल मिला के 5 प्रदेशों से गुजरती है। उनके नाम भी एक बार देख लीजिए, उनकी स्थिति देख लीजिए। देखिए ये है हमारी मानक समय रेखा जो गुजरती है हमारे उत्तर प्रदेश से। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश से बिल्कुल काट के जा रही है। इसके बाद छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है और यहां पर आंध्र प्रदेश से गुजरती है। यानी मानक समय रेखा गुजरती है 5 राज्यों से और जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो गुजरती है 8 राज्यों से। अब देखिए यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं इसी डायग्राम में यहां पर ड्रॉ कर दूं, ये अपनी जो कर्क रेखा थी उसको ड्रॉ कर देता हूं, तो ये देखिए ये अगर इस तरीके से ड्रॉ की जाएगी तो एक बिंदु बीच में आएगा जहां पर ये क्रॉस कर रहा है। ठीक है, इस बिंदु के बारे में ध्यान करिए। ये जगह है भारत में, कोरिया नाम है इसका, कोरिया।
ठीक है, भारत में जगह है, छत्तीसगढ़ में पड़ती है, जिसका नाम है कोरिया। तो यहां पर ये दोनों लाइन आपस में क्रॉस करती हैं। हमारे एग्जाम में एसएससी में कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कहां पर भारत की मानक समय रेखा और कर्क रेखा क्रॉस करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो वो जगह कोरिया है जो छत्तीसगढ़ में पड़ती है। तो ये आपको यहां से ध्यान में रख लेना है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने देखे। अब आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। तो फटाफट से, जैसे आप करते हैं कमेंट वैसे कमेंट करेंगे। कई लोग एक्टिव रहते हैं, कई लोग कमेंट करते हैं, तो अच्छा लगता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं मेहनत से। ऐसी मेहनत करते रहेंगे तो बहुत जल्दी आप एग्जाम निकालने के करीब पहुंच जाएंगे। तो आज के भी क्वेश्चन हैं, इनमें कमेंट करिए, कमेंट करते रहिए, जिससे हमें पता लगता रहता है कि कौन बच्चा एक्टिव है, कौन स्टूडेंट एक्टिव नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए भी हम लोग काम करते हैं। तो ऐसे कमेंट आप लोग करते रहिए। जैसा कि मैंने कल भी देखा था, कल भी कई लोगों के नाम मुझे दिखाई दिए थे जिन्होंने कमेंट की थी, जिसमें कुछ नाम देखिए, अशोक पांडे जी थे, उन्होंने अपने आंसर दिए थे। सचिन महेश जी ने अपने आंसर दिए थे। रत्नेश ठाकुर जी ने आंसर दिए थे। श्रवण कुमार जी ने आंसर दिए थे। दीपक कुमार जी थे। सोनिका खंडेलवाल थी, इन्होंने भी कई आंसर दिए थे। आकांक्षा खंडेलवाल जी ने कई आंसर दिए थे। इसके बाद जो ज्ञानरंजन दी थे, उन्होंने भी कई आंसर मुझे दिख रहे हैं दिए थे। पंकज सिंह जी ने कई आंसर दिए थे। संजय नेगी जी थे। प्रिंस बंसल जी थे, और इसमें प्रीति शर्मा जी थी। इसके अलावा गौतम गुप्ता जी थे, अनुराग यादव जी थे, विजय कुमार तिवारी थे, प्रीति शर्मा थी, अंकुर शर्मा थे। कई सारे नाम मुझे देखने को मिलते हैं यहाँ पर। अनुराग यादव जी यहाँ पर थे जिन्होंने कई आंसर दिए थे। सिद्धार्थ जी ने कई आंसर दिए थे यहाँ पर, वो भी पूरी वीडियो में एक्टिव रहे थे। इसके अलावा संजय नेगी जी का नाम यहाँ पर है। नीतीश शुक्ला जी ने भी आंसर दिए हैं, वो भी यहाँ पर कई बार आ चुके हैं आंसर देने। अनिल कुमार गुप्ता जी थे, वो बने रहते हैं। विकास कुमार जी थे, सत्यप्रभा जी थी। तो ऐसे कई लोग यहाँ पर आंसर देते हैं, हम लोग देखते रहते हैं। तो आप भी जल्दी जल्दी आंसर देने का प्रयास किया कीजिए, ताकि हम लोग आगे आपको प्रेस कर पाएं, आगे आपकी प्रशंसा कर पाएं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लाइज ऑन द इक्वेटर। निम्न में से कौन सी देश जो है वो भूमध्य रेखा पर स्थित है। देखिए, अभी मैंने पढ़ाया था, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो आपको ऑड वन आउट चूज करना होता है। तो इसका आंसर जल्दी से मुझे दीजिए। जिन लोगों ने ये वीडियो देखा है, जिन लोगों ने अभी देखा था, जिनको ध्यान है, वो दीजिए इसका आंसर क्या है, कमेंट में मुझे लिख के बताइए, फटाफट से लिख के बताइए। अगला क्वेश्चन, हु रोट द बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अभी हमने पढ़ा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, किसने लिखा है, जल्दी से मुझे सोच के बताइए। अभी हमने एक बुक के बारे में पढ़ा था, आजादी बुक थी, उसी में हमने देखी थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखी गई थी। किसने लिखी है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेनिस प्लेयर रिसीव द एशिया गेम चेंजर अवार्ड। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। हो सकता है विकास खन्ना जी का नाम ना आए। विकास खन्ना जी जो शेफ हैं, उनको इस बार मिला था एशिया गेम चेंजर अवार्ड, लेकिन उनके साथ साथ जो बाकी लोग थे, उसमें से एक नाम देखिए पूछ लिया गया है कि किस टेनिस प्लेयर को इस बार एशिया गेम चेंजर अवार्ड मिला। तो नाम पता करिए फटाफट से। राफेल नडाल हैं, महेश भूपति हैं, लिएंडर पेस हैं, या फिर नाओमी ओसाका। कमेंट करके मुझे बताइए कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज स्टार्टेड द स्कीम कॉल्ड अपना घर ड्रीम्स। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। निम्न में से किसने इस योजना को शुरू किया है। तो जल्दी से बैंक को देखकर बताइए, कमेंट कीजिए कौन सा इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष स्टैब्लिश, यानी जो आयुष मंत्रालय है वो किस वर्ष स्थापित किया गया था, उस वर्ष का नाम जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। आयुष मंत्रालय की फुल फॉर्म मैंने बताई थी आपको, ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योगा एंड नेचुरल थेरेपी, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, एच फॉर होम्योपैथी। इस फुल फॉर्म को याद कर लीजिए। किस सन में बना था बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, हाउ मेनी मेंबर नेशन आर देयर इन जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट। कितने सदस्य देश हैं जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसमें, निम्न में से कितने सदस्य देश हैं, उनके बारे में पूछा गया है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्लेस हैज इंडिया बीन प्लेस इन द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। किस स्थान पर रखा गया है भारत को ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में, जो अभी वर्ल्ड बैंक ने इशू किया था, जिसमें 3 चीजों पर बातचीत की थी हमने। सर्वाइवल, स्कूल और हेल्थ की क्या कंडीशन है। 174 कंट्रीज पर सर्वे किया गया था, उसमें से भारत को किस स्थान पर रखा गया है, ये आपको पहचानना है और आंसर देना है कमेंट्स में। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आज के इस करंट अफेयर से। नेक्स्ट करंट अफेयर वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए पॉइंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।